नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ डिबेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चला है आज के महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करने का। मुद्दा आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, सियासत में शराब, क्योंकि हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के जो मुद्दे हैं वो इन दिनों देश भर में इनकी गूंज सुनाई दे रही है। वजह है इनका सदनों में उठाया जाना। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले की गूंज राज्यसभा में भी सुनाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री का भी शराब घोटाले से संबंध रहा है। उस समय आम आदमी पार्टी ने मांग की थी कि ईडी और सीबीआई को लगा दो, मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो। आज वही लोग जांच एजेंसियों को बदनाम कर रहे हैं, तब इनको ईडी बहुत प्यारा लगता था। प्रधानमंत्री के सुर में ताल मिलाते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के कारनामे पूरे देश में गूंज रहे हैं। इसी का परिणाम है कि विधानसभा चुनाव में 5 वर्षों की सरकार को जनता ने सत्ता से अलग कर दिया। इसका असर लोकसभा में भी देखने को मिला। प्राकृतिक और खनिज संपदा को समेटे प्रदेश में विकास की असीम संभावना थी, लेकिन कांग्रेस के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। शराब मामले में हमले का जवाब देते हुए कांग्रेस ने कहा कि कथित शराब घोटाला बीजेपी की साजिश थी। बीजेपी ने ही ईडी के लिए पटकथा लिखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। बाद में ईडी ईओडब्ल्यू ने इस मामले में फिर से अपराध दर्ज किया था। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं इस मुद्दे पर राजनेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया है। देखिए, पिछली सरकार के जो भ्रष्टाचार के कारनामे हैं और उनकी गूंज तो पूरे देश में गई है और इसी का परिणाम है कि विधानसभा चुनाव में महज 5 वर्षों की सरकार को जनता ने सत्ता से अलग कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया और ये सब परिणाम आपको लोकसभा में भी देखने को मिले हैं। और ऐसे कई कारनामे हैं यहाँ के पिछली कांग्रेस की सरकार के, और जिससे कि भ्रष्टाचार के मामले में छत्तीसगढ़ हमारा इतना प्रकृति का सौंदर्य को समेटे हुए, खनिज संसाधनों को समेटे हुए और असीम संभावना है विकास की, लेकिन पिछले 5 वर्षों में और सब कुछ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता चला गया। निश्चित रूप से इसकी चर्चा तो पूरे देश में होगी ही और सदन में भी हुई है। छत्तीसगढ़ का तथाकथित शराब घोटाला, जिसका जिक्र नरेंद्र मोदी जी ने राज्यसभा में किया है, वह भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी। ईडी और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर इस शराब घोटाला की पटकथा लिखी थी। इस शराब घोटाला को तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ईडी और ईओडब्ल्यू ने मिलकर फिर से इसमें एफआईआर दर्ज किया है। प्रधानमंत्री जी को यदि वास्तव में शराब घोटाला की चिंता है तो उनकी सरकार रहते रमन राज में 4600 का शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ था। वर्तमान में भी जो सरकार है वह भी लगातार शराब घोटाला कर रही है। शराब की खरीदी से लेके शराब की बिक्री तक में घोटाले हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी में साहस है तो जांच करा ले। तो चलिए, दोनों पक्षों को आपने सुन लिया होगा। हम भी इसी मुद्दे पर आज चर्चा करने वाले हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए वासु शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कांग्रेस का पक्ष रखेंगी डॉक्टर शिल्पा देवांगन। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण कुमार सिकंदर जी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। शुरुआत में डॉक्टर शिल्पा जी आपसे करना चाहूंगी। प्रधानमंत्री ने मुद्दा उठाया है, पहली बार नहीं है। संतोष पांडे को भी हमने सुना था, उन्होंने भी घोटाले का मुद्दा उठाया था। और देखिए, ये जो छत्तीसगढ़ के घोटाले हैं इनकी गूंज अब देश भर में सुनाई दे रही है, क्योंकि सदन में ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। और दोनों ही मुद्दों में हमने देखा कि कांग्रेस के बड़े नेता का नाम सामने आ रहा है। भूपेश बघेल पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा जा रहा है। प्रधानमंत्री का बयान भी आपने सुन लिया होगा। पहली प्रतिक्रिया आपसे, इसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए मुस्कान जी, प्रधानमंत्री जब विपक्ष की तरफ उंगली उठाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि एक उंगली तो सामने वाले के ऊपर और 3 उंगली उनकी तरफ होती है। तो घोटालों की जब बात करते हैं तो शराब घोटाला कांग्रेस सरकार में यदि वो आरोप लगाते हैं तो ये बेबुनियाद आरोप है, क्योंकि इसके तथ्यों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। और यदि आपके पास जानकारी है तो अभी तक आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? सबसे पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग शराब घोटाला में हुई इस बात को बिल्कुल साफ स्पष्ट तरीके से खारिज कर दिया था। तो क्या
न्यायालय पर विश्वास नहीं करते, न्यायालय की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। दूसरी बात, जनादेश आज प्रदेश में और देश भर में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार जो छत्तीसगढ़ में चला रही है, उन्हें तो जनता के हितों की रक्षा के लिए योजनाएं बनाना चाहिए और ऐसी बात करना चाहिए। परंतु आज तक ये आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति में ही लगे हुए हैं। और शराब घोटाला हम तो इजीली मतलब कहते ही हैं स्पष्ट तरीके से, आप रमन सरकार के समय से लेकर आज तक शराब में जितने घोटाले आप जांच कराइए निष्पक्ष रूप से। आप सिर्फ कांग्रेस सरकार की बात क्यों करते हैं और अभी तक तथ्य भी नहीं ढूंढ पाते हैं, आरोप ही लगाते रहते हैं? तो आप जांच करवाइए। जांच से कांग्रेस पार्टी कभी नहीं घबराती है। और शराब का सरकारीकरण किसने किया था? आपको भी याद होगा, रमन सरकार के दौरान जब इनकी 15 साल की सरकार ने सरकारीकरण किया। यदि वाकई में शराब में घोटाला था तो आज शराब के रेट जो बढ़ाकर राजस्व अधिक वसूली करने का जो क्षेत्र बना के रखा है शराब को, वो क्यों कर रहे हैं? राजस्व अधिक वसूली कर रहे हैं, शराब के रेट बढ़ा रहे हैं, अहाता सेंटर खोल रहे हैं, शराब के प्रति प्रेम बढ़ा रहे हैं। तो घोटाले का आरोप एक तरफ लगाते हैं और दूसरी तरफ शराब से प्रेम बढ़ा रहे हैं। लोगों में शराब के प्रति उनका सजगता बढ़ानी चाहिए। तो क्या ये छत्तीसगढ़ को शराब तोड़ बनाना चाहते हैं क्या, इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप की झूठी राजनीति करके? शिल्पा जी, आप पूरी तरीके से नकार रही हैं कि शराब घोटाले जैसी कोई चीज़ ही नहीं हुई है, लेकिन मेरा सवाल एक 2017 से जुड़ा हुआ सवाल है। आबकारी नीति को बदला गया था, एक नया नियम लाया गया था जब बीजेपी की तरफ से ये नियम लागू था कि सभी एजेंसियों से शराब खरीदकर दुकानों में इसे बेचा जाएगा, लेकिन इसे बदला गया। कांग्रेस के नेता इसमें शामिल थे, इसे बदलकर अपने खास फर्मों को सप्लाई करने की जिम्मेदारी दे दी गई। इसी के बाद शराब घोटाले में आगे नए नाम सामने आए और फिर उसके बाद कार्रवाइयां हुई, जांच की रफ्तार तेज हुई। तो ये जो नियम बदला गया था, इसकी जरूरत क्या पड़ गई थी? इसका जवाब दे दीजिए शिल्पा जी। देखिए, समय और हालातों के हिसाब से नियम में थोड़ा परिवर्तन होता है, परंतु शराब को घोटाले का अड्डा बना के रखा था भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि सरकारीकरण तो इन्हीं लोगों ने ही किया था। और इसी प्रकार से शराब, यदि मैं तो बोलती हूँ शराब घोटाला यदि हुआ तो स्पष्ट रूप से जांच कराइए ना। अभी तक तथ्य डबल इंजन की सरकार में तथ्य नहीं खोज पाए हैं, तो इसीलिए अब तर्क पर बात करिए, तथ्यों पर बात करिए। और संसद में तो बिना तथ्य के बात करने पर भी जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास तथ्य नहीं है और आप सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, जो संसद एक मंदिर के समान है, लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पर आप तथ्य नहीं रख रहे, केवल आरोप लगा रहे हैं। तो ये वो मंच नहीं है जिसमें आप सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करेंगे। बिल्कुल, शिल्पा जी कह रही हैं कि तथ्य सामने रखिए, सबूत सामने रखिए, तब जाकर आप अपनी बात करिए। आपसे सवाल है, बासु जी कह रहे हैं कि सबूत नहीं है, सबूत के बिना पर ये किया जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं, मात्र एक मुद्दों से भटकाने के लिए, एक माहौल बनाने के लिए बीजेपी की तरफ से ऐसा किया जा रहा है और एक तरीके से शराब घोटाले को नकार रहे हैं। कहते हैं कि अगर आपके पास तथ्य है तो उसको सामने रखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करिए। देखिए मुस्कान जी, अब कांग्रेस पार्टी के आरोप है तो कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता से उम्मीद करेंगे कि वो सच्ची बात करेंगी। मैं बताता हूं एक एक करके आपको। देखिए, कांग्रेस पार्टी के राज में केवल और केवल 5 साल में भ्रष्टाचार हुआ। शराब तो एक ठीक है, शराब को साइड भी कर देंगे, कोल में, डीएमएफ फंड में, चावल घोटाला, अब तो स्वास्थ्य विभाग में भी घोटाला हुआ है, लेकिन आज शराब मामले में चर्चा हो रही है तो मैं उसी में बात आगे बढ़ाता हूं। देखिए, कल प्रधानमंत्री जी ने कहा, आप पूर्व मुख्यमंत्री की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार पिछले 5 साल में चली, आपके नीचे, नाक के नीचे में 2000 करोड़ का शराब घोटाला हो गया और सरकार को पता नहीं लगा। ये कैसे हो सकता है? ये असंभव है। अब आपने जो पॉइंट उठाया था, बहुत सही पॉइंट उठाया मुस्कान जी। ये नीति क्यों बदल गई? FL10 लाइसेंस जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हटा दिया है, इसी के जरिए खेल हुआ। मैं आपको बताता हूं कैसे। FL10 लाइसेंस पहले बेवरेज कॉर्पोरेशन ऑफ छत्तीसगढ़ जो शराब की खरीदी करता था, उसको 2020 में 3 प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया। 3 प्राइवेट कंपनियों को देने के बाद ये इस टेंडर में 28 कंपनियों ने भरा था। इसमें से 8 कंपनियां शॉर्टलिस्ट हुई,
लेकिन ये तीन प्राइवेट कंपनी के जो बात है इसको टेंडर दे दिया गया। और ये आश्चर्य की बात ये है मुस्कान जी, ये कंपनी 2020 में ही बनी, ना इनके पास कोई अनुभव था, ना कोई ऐसी कोई सप्लाई का सीक्वेंस था। उसके बाद भी कैसे इस कंपनियों को ठेका दे दिया गया और कैसे वसूली का खेल चला, ये छत्तीसगढ़ की जनता और पूरे देश की जनता जानती है कि किस प्रकार से शराब के घोटाले हुए। और आपको बता देता हूं, जब नकली होलोग्राम की बात हुई, नकली होलोग्राम में ईडी के चार्जशीट में क्या लिखा गया है, नकली होलो जिसकी सप्लाई के बाद बोतल में जो नकली होलोग्राम बगैर स्कैन किए वाले जो शराब की पेटियां पहुंचती थी, उसमें एजेंसियों के द्वारा अगर शराब के 800 केस हर गाड़ी में रखे जाते थे और 560 रुपए में मंगाई गई शराब 2880 रुपए में बेची जाती थी। तो ये 2300 रुपए किसके पास जा रहा था, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं दे पा रही है? ये तो तथ्य है, ये कोर्ट में पेश हुए हैं। आपके जो जितने भी पुराने अधिकारी है, ईओडब्ल्यू ने पूर्व आबकारी मंत्री के ऊपर भी एफआईआर किया हुआ है, तो उसका जवाब दीजिए। तथ्य है तभी तो एफआईआर हुए हैं। अभी कोर्ट में जाएंगे, मामला गया हुआ है, आपको सबको जवाब देना पड़ेगा। ये सारे तथ्य हैं, इस तथ्य में जवाब दीजिए। कांग्रेस भागे मत इस तथ्य से। छत्तीसगढ़ की जनता ने शराब घोटाला आप देखा है और सबके साथ सामने आइए। बिल्कुल कह रहे हैं कि कांग्रेस भागे मत। जैसे भूपेश बघेल का नाम सामने आया था जब संतोष पांडे ने महादेव सट्टा ऐप को लेकर चर्चा की थी, चर्चा छेड़ी थी वहां पर, तो भूपेश बघेल तुरंत सामने आए और कहा कि कानूनी कार्रवाई मैं करूंगा। पत्र भी उन्होंने ओम बिरला को लिख दिया। अब एक बार फिर से जब भूपेश बघेल का नाम सामने आ रहा है तो भूपेश बघेल का कोई बयान सामने नहीं देखा हमने, बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं भूपेश बघेल। बचाव कर रहे हैं क्या भूपेश बघेल? देखिए, बचाव की बात नहीं है, हम तो स्पष्ट तौर पर शुरू से आज 3.5 साल पहले से ईडी जो है, ईडी के लोग किराए पर छत्तीसगढ़ में किराए के घर में छत्तीसगढ़ में डेरा जमा के रखे हैं। वो परमानेंटली यहीं पर रहने लगे थे और डेली कार्रवाई कर, तो भाई अभी तक तथ्य सामने क्यों नहीं आए? वो 3.5 साल समझ लीजिए, और इनकी डबल इंजन की सरकार को चलते 6 महीने से ज्यादा हो गए। तो अभी तक इतनी मतलब जो स्पष्ट रूप से कार्रवाई और तथ्य सामने क्यों नहीं ला पाए हैं, ये बहुत सोचने वाली बात है। जब मेरे भाई के पास इतने सारे डेटा है तो आप ही बता दीजिए ईडी को क्या इस तरीके से। इसका जवाब कांग्रेस के प्रवक्ता से लीजिए। एफएल 10 लाइसेंस को क्यों बेवरेज कॉर्पोरेशन से हटा के प्राइवेट ठेकेदारों को दे दिया गया, इसका जवाब क्यों कांग्रेस पार्टी नहीं देना चाहती? 3 कंपनी को क्यों दे दिया गया, इसका जवाब दीजिए ना। इसका जवाब कांग्रेस पार्टी नहीं दे पा रही है। आपने 6 कंपनियों को दे दी और जिसका प्रमुख अभियुक्त है देवर फैमिली के करीबी ठेकेदारों को आपने लाइसेंस दे काम दे दिया। तो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर। आप बताइए, तथ्यों के साथ बताइए। ईडी कार्रवाई कर रही, ईडी डेरा जमा कर रखी, इससे नहीं चलेगा। आप तथ्यों के साथ बात करिए। मैंने तथ्यों के साथ बताया कि कैसे 2020 में एफएल 10 अपने यदि साहस है तो आप करिए कार्रवाई, आप अभी से मत करिए। आप जब 4000 करोड़ का घोटाला करिए, उस समय की भी पूरी छानबीन करिए। आप अपने पनामा पेपर घोटाले की शिल्पा जी के पास जवाब नहीं है मुस्कान जी, शिल्पा जी के पास इसका जवाब ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी जी उनसे जवाब ले लेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण कुमार सिकंदर जी भी जुड़े हुए हैं। सिकंदर जी, दोनों ही ओर से प्रतिक्रिया आपने सुन ली होगी। बीजेपी कह रही है कि इतने नियमों में बदलाव क्यों किया गया, बीजेपी कह रही है कि इन सभी के कांग्रेस के बड़े नेताओं के नाम सामने आए। तो वहीं जब कांग्रेस से हम सवाल करते हैं कि नियमों में बदलाव क्यों किया गया, तो कांग्रेस कहती है कि एक प्रक्रिया के तहत नियमों में बदलाव किया जाता है और वैसा ही 2017 में भी किया गया था। इस पूरे घोटाले को आप किस तरीके से देखते हैं? दोनों की प्रतिक्रियाओं पर आपका रिएक्शन पहला। नियम में जो बदलाव है उसको ईडी ने भी माना है कि अच्छे नियत से किया गया था, लेकिन जो माफिया होते हैं उनके लिए नियम तोड़ देना और नियम के बीच से रास्ता निकाल लेना आसान होता है। हाँ, ये सही है, 8 कंपनियों ने भरा था और केवल 3 कंपनियों को ही ठेका दिया गया, केडिया ग्रुप, भाटिया ग्रुप और वेलकम ग्रुप। इसमें केडिया ग्रुप को 52% सप्लाई करना था, 30% भाटिया ग्रुप को और 18% वेलकम ग्रुप ने सप्लाई किया था। ये व्यवस्था बनाई गई। जब टेंडर मांगे गए थे और सभी से, तो ये 3 कंपनियों का ही केवल चयन किया गया। गड़बड़ी यहाँ से शुरू हुई। अगर ये द्वार खुला रखा जाता, शराब पिलाने का ही बहुत शौक़ है, क्योंकि मुझे याद है इसके पहले कवासी लकमा बयान दे चुके हैं कि छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए शराब जरूरी है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है।
और इसी को आगे बढ़ाते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कहते रहे हैं कि हम शराबबंदी इसलिए नहीं कर सकते कि लोगों की जान चली जाएगी इसमें, और कोरोना काल में भी शराब बेचे गए। ये घोटाले भी कोरोना काल में ही हुए हैं, जब घरों तक शराब पहुंचाई जा रही थी और बिना लेबल के शराब पहुंचाई जा रही थी। जहां तक बात है कि ईडी ने के लिए स्क्रिप्ट बीजेपी ने, ये कांग्रेस के आरोप हो सकते हैं, लेकिन जो तथ्य ये है कि सबसे पहले इस मामले में संज्ञान लिया था आयकर विभाग ने। आयकर विभाग ने जांच की थी, चूँकि यह मामला वित्तीय गमन का था, क्योंकि बिना लेबल की जब शराब बिक रही थी तो जितनी बिक्री 100 होनी चाहिए थी उस हिसाब से उसके राजस्व सरकार के पास नहीं पहुंच रहे थे, और इसका नुकसान केंद्र को भी हो रहा था, और चूंकि उसका हिस्सा जो है राज्य सरकार को भी मिलता है तो राज्य सरकार को भी हो रहा था। लेकिन राज्य सरकार खामोश रही, और आयकर विभाग की एक प्रक्रिया है, वो इस तरह के चीज़ों को तलाशती रहती है। आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद आयकर विभाग ने ही पहले बताया था कि 2100 करोड़ का ये मामला है, वित्तीय गबन का मामला है। इसके बाद इस मामले को ईडी ने संज्ञान में लिया। जब ईडी ने संज्ञान में लिया तब वो तथ्यों पर जांच करना शुरू किया, तो उसमें अनवर ढेबर का नाम आया, टुटेजा का नाम आया, अनिल टुटेजा, यश टुटेजा का नाम आया, और सौम्या चौरसिया का नाम इसमें आया। ईडी ने सब पर कार्रवाई की। तब पूरी की पूरी कांग्रेस सरकार ईडी को गलत बताने लगी। तो अगर जांच चल रही थी तो सरकार को जांच में सहयोग करना चाहिए था, और दूध का दूध पानी हो जाने रहना चाहिए था। लेकिन सरकार जो है उन जो घोटालेबाज थे, जिन पर आरोप थे, उनके पक्ष में खड़ी नजर आई। इसको लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। सुप्रीम कोर्ट में भी फटकार लगी है, इसमें सही बात है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और ईडी को कहा गया था कि आप जांच कीजिए, प्रताड़ित मत कीजिए, ये बात कही गई थी। एक बात यह है, तो जब दोबारा फिर ईडब्ल्यू ने और ईडी ने इस पर एफआईआर दर्ज की और कार्रवाई शुरू की, तो अब जो है उस समय आम आदमी पार्टी, जो आज इंडिया अलायंस का हिस्सा है, आम आदमी पार्टी ने आरोप कहा था, मांग की थी कि इन पर कार्रवाई करो, इनको गिरफ्तार किया जाए। अब उस पर गिरफ्तार हो गए, तो अब दिल्ली में उल्टा मामला था। दिल्ली में जब शराब घोटाला आया तो कांग्रेस कहने लगी कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करो, इन लोगों ने घोटाला किया है। जब अलायंस हो गया तो अब दोनों मिलकर सदन में हंगामा कर रहे हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिया था वो इन्हीं बातों पर इशारा करके, जो मैं सुन पाया हूँ उनका जवाब, तो उन्होंने इसी बात का इशारा किया है कि ईडी को या सरकारी एजेंसियों को, जांच एजेंसियों को ये बदनाम करते हैं। उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि जब शराब घोटाला, इसी बात का उल्लेख भी किया उन्होंने कि जो लोग ईडी की मांग कर रहे थे वही समर्थन में खड़े हैं। तो घोटाले हुए हैं। तो मेरा मानना है कि घोटाले के समय तत्कालीन सरकार को घोटालेबाजों के साथ खड़े होने के बजाय जांच एजेंसियों का सहयोग करना चाहिए था, और दूध का दूध, चूँकि राजस्व का नुकसान तो प्रदेश का भी हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उस पर राजनीति हुई, और यहीं से शक की सुई जो है वो सरकार की तरफ, कांग्रेस पार्टी की ओर घूमने लगी, और तब से बीजेपी आरोप लगा रही है। अब जांच का विषय है, एजेंसियां कब चार्जशीट सौंपती हैं, कब उस पर सारा खुलासा होता है, क्योंकि उस पर सुनवाई होगी, ये लंबी प्रक्रिया है। राजनीति बीच बीच में चलती रहती है, नशे में कब राजनीति आ जाए शराब के, कहना मुश्किल है। बिल्कुल, बिखराव की बात भी की है। इसके साथ ही जो जांच एजेंसियों का नाम सामने आता है, इन्हें बदनाम करने की कोशिश की बात प्रधानमंत्री ने भी की थी। जैसे कि आप इंडी गठबंधन के जो दल हैं उसकी बात कर रहे थे कि पहले आम आदमी पार्टी कहती थी कि अगर कांग्रेस का नाम है इसमें तो इनके पीछे ईडी लगा दो, सीबीआई लगा दो। अब प्रधानमंत्री ने भी कहा कि अब इनको ईडी प्यारा था, तब ईडी प्यारा था, अब ईडी को बदनाम करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और शिल्पा देवांगन जी, आपसे सवाल है, जैसे कि विधानसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, तो नुकसान तो आपको झेलना पड़ा है, चाहे महादेव सट्टा ऐप की बात कर ले, चाहे शराब घोटाले की बात कर ले। आपको नहीं लगता कि जिन लोगों का नाम आरोपियों में शामिल हो रहा है उनको डिफेंड करके कांग्रेस पार्टी खुद का ही नुकसान कर रही है? देखिए, डिफेंड करने की बात नहीं है। हम तो स्पष्ट रूप से पहले भी कहते थे जब सत्ता में थे, आज जनादेश विपक्ष में हमको रहने का मिला है, आज भी यही कहते हैं कि आप स्पष्ट कार्रवाई करिए, आपके पास साहस है तो आप स्पष्ट रूप से कार्रवाई करिए। दूसरी बात ये है कि भाई जब ईडी
आप बोल रहे हैं ना कि संवैधानिक संस्था है, केंद्रीय एजेंसी है। जब पहले की बात होती थी तो सभी को लगता था, हमको, आपको, पूरी जनता को, सभी को लगता था कि संवैधानिक एजेंसियां निष्पक्ष जांच करेंगी। परंतु समय के साथ ऐसी बातें सामने आई जिसमें राजनीतिक द्वेषपूर्ण हो करके ईडी और आईटी की कार्रवाई बदलने लगी, और इसके बाद जो है जनता का हो चाहे राजनीतिक दलों का हो, रुख चेंज होने लगा। यहाँ पर बात आती है सिर्फ विश्वास की, तो विश्वास खोया है संवैधानिक एजेंसियों ने। जिस प्रकार से परीक्षाओं का पेपर लीक होने से विश्वास खोया परीक्षा की एजेंसियों ने, उसी प्रकार से ईडी आईटी संवैधानिक संस्थाओं, केंद्रीय एजेंसियों ने विश्वास खोया है। अब ये विश्वास कैसे वापस लाएंगे, ये जिम्मेदारी किसकी है? सबसे पहले तो मेरे भाई अभी महादेव सट्टा ऐप की बात करते हैं, यदि तो मैं यही कहती हूँ, अब तो भाई डबल इंजन की सरकार आपकी है। आप अब तक महादेव सट्टा ऐप को बंद क्यों नहीं किए हैं? आपके हाथ में। भारत देश से ऐप को बंद करवाना आपके हाथ में, तो आप बंद क्यों नहीं किए हैं? और कब तक करेंगे? कब तक जनता को झूठे आश्वासन देते रहेंगे? कब तक ऐसी बयानबाजियां करते रहेंगे? कार्य कब करेंगे? सबसे पहले सवाल। दूसरा सवाल शराब के मामले में यही है कि आप शराबबंदी के मुद्दे को उठाकर, ठीक है, आज विधानसभा और लोकसभा आप झूठ और षड्यंत्र की राजनीति में आप जीत गए हैं। मैं उस पर बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि आप शराबबंदी कब करेंगे? आपके लिए यदि ये बहुत बड़ा मुद्दा था, आप जनता का हित चाहते थे, इसलिए बोलते थे कि आप शराबबंदी करिए, शराबबंदी करिए, शराबबंदी करिए, तो अब तो आपके हाथ में जनता ने सत्ता सौंप दी है, चलिए अब आप कर लीजिए। ठीक है, कुल मिलाकर कांग्रेस यही कह रही है कि आपकी डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो पूरा एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? जैसे महादेव सट्टा ऐप की भी कल हमने विस्तृत रूप से चर्चा की थी कि बंद इसे क्यों नहीं किया जा रहा, और शराब घोटाले को लेकर भी यही कहा जा रहा कि शराबबंदी क्यों नहीं की जाती। जैसे गुजरात मॉडल में पूरी तरह से बैन है शराब पर, ऐसा छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं कर रही है बीजेपी? देखिए मुस्कान जी, हमने अपने घोषणा पत्र में इस टाइप की बातें नहीं लिखी है। कांग्रेस पार्टी जब 2018 में जीत के चुनाव आई तो उन्हें घोषणा पत्र में साफ महिलाओं से वादा किया था कि हम आएंगे और सरकार में आएंगे और शराबबंदी कर देंगे। शराबबंदी नहीं हुई, होम डिलीवरी चालू हो गई कोरोना काल में, शहर में प्रीमियम शॉप खुला दी गई। कांग्रेस को पहले अपना चेहरा देखना चाहिए, तब दूसरे के ऊपर आरोप लगाने चाहिए। हमने जनता से झूठे वादे नहीं किए हमने, और इस समय के व्यापारी नीति ने हमने एक भी दुकान एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाई है। और तो और FL10 लाइसेंस जिससे भ्रष्टाचार हुआ था उसको भी हटा दिया हमने, पारदर्शी तरीके से काम करने का काम किया। और वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने बहुत सही सवाल उठाया कि ये जो प्रधानमंत्री जी ने सवाल खड़े किए हैं वो इसीलिए खड़े किए हैं कि कभी आम आदमी पार्टी यही डिबेट में, छत्तीसगढ़ के डिबेट में कांग्रेस पर आरोप लगाती थी कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री को अंदर कीजिए, और दिल्ली में खुद सीबीआई को केस कांग्रेस पार्टी ने सौंपा था। 1000 करोड़ का आम आदमी पार्टी ने घोटाला किया है, लेकिन चोर चोर मुसहरे भाई हो गए, आप दोनों गठबंधन के साथी हो गए तो भ्रष्टाचार थोड़ी खत्म हो जाता है। आप सीबीआई के पास केस है तो जांच तो करेगी सीबीआई, और जिसमें आरोप होगा वो जेल के अंदर भी जाएगा। आप देखिए दोनों पार्टी एक हो गई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बातें करने से भाग रही है। इसमें मोदी जी को दोष दे, केस हो गया, अब केस चल रहा है, इसमें जवाब नहीं दे पा रही है। लेकिन अभी तक मुस्कान जी, शिल्पा जी ये नहीं बताई पाई कि क्यों हमने FL10 लाइसेंस का चेंज करके तीन प्राइवेट कंपनी को दी जिनने भ्रष्टाचार किया। और एक आपको बात बता देता हूं, हर महीने जो ये उसका बात हो रहा था, जो हर महीने शराब की बोतल 200 ट्रक हर महीने जाती थी, जिसमें 80 केस, इनके जो भ्रष्टाचार के 80 केस थे हर ट्रक में रखे जाते थे, 80 केस में बढ़ के, और जो 560 रुपए में खरीदी जाती थी वो 2380 रुपए में बिकती थी। और जैसे जैसे इनका मुनाफा कम, इनको लगा कि और बढ़ाना चाहिए, वो 200 ट्रक को बढ़ा के 400 ट्रक कर दिया गया। तो लगातार भ्रष्टाचार का खेल इस 5 सालों में चलता रहा। छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा को लूटने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। आज हंस रहे कि वो विपक्ष बैठे हैं, हम उसको पारदर्शी तरीके से करने का काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से हमारी सरकार उसको आगे बढ़ती दिख भी रही है। ठीक है, काम कर रहे हैं इस दिशा में, भ्रष्टाचार मुक्त देश हो इसी दिशा में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी यही कहा और बीजेपी प्रवक्ता भी यही कह रहे थे। क्लोजिंग स्टेटमेंट शिल्पा जी आपका भी ले लेते हैं, आपकी प्रतिक्रिया उनके इस बयान पर। यदि ये भ्रष्टाचार के वाकई में विरोधी हैं मुस्कान जी, तो मैं ये पूछना चाहूंगी, एक भ्रष्टाचार में लिप्त जिनके ऊपर ईडी ने ही आरोप लगाया था, चिंतामणि महाराज को इन्होंने उपहार में सांसद टिकट क्यों दी? ये तो भ्रष्टाचार को खत्म करने वाले थे, तो इनको सांसद बनाने की जिम्मेदारी भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी करती है। तो ये किस मुंह से बात करती है? दोगुलापंथी बंद कर दे और जनता के हित में कार्य करें।
चलिए ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण कुमार सिकंदर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिकंदर जी, पूरी चर्चा आपने सुनी है और ये सार इसका क्या निकल कर आता है, साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए ये मुद्दा उठाया है, इसे कहाँ तक उचित मानते हैं आप? देखिए, सांसद ने जब मुद्दा उठाया था छत्तीसगढ़ के घोटाले का, वो तो ठीक है, मान सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के सांसद इस पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री इस पर बोल रहे हैं तो इसे उचित मानते, ठीक जगह मानते हैं, प्रधानमंत्री के चर्चा का विषय कह सकते हैं? या फिर जैसे कांग्रेस कह रही है कि विकास के मुद्दों से भटकाव के लिए ऐसा किया जा रहा है, माहौल बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं और सरकार चलाना, संविधान बचाना और संवैधानिक संस्थाओं की जो प्रभुता है और जो उसकी स्वतंत्रता है, इसको बचाए रखने की जिम्मेदारी भी उनकी है। राजनीति में सबसे बड़ी समस्या ये है कि दल, सरकार किसी की हो, विपक्ष हमेशा जो है आरोप लगाता है एजेंसियों पर। वो जब अपनी बारी आती है तो उनको लगता है कि ये तो बड़ा गलत हो गया, एजेंसियां हमारे खिलाफ काम कर रही हैं। कोई भी चोर आज तक किसी भी कोर्ट में खड़ा होकर बोला कि मैं चोर हूँ, ऐसा कभी नहीं होता है। तो इसी तरह से राजनीति में भी ऐसा ही होता है। आरोपी कभी नहीं कहता है कि मैं आरोपी, क्योंकि उसको पता है कि फिर मुझे सज़ा हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री ने एजेंसियों को, जो उसकी प्रभुता है, जो उसकी निष्पक्षता है, उसको बचाना भी प्रधानमंत्री का दायित्व है। मुझे लगता है कि जब विपक्ष लगातार सारी एजेंसियों पर, चुनाव आयोग पर आरोप लगाया, सीबीआई पर लगाया, ईडी पर लगाया, आयकर, जब सारी एजेंसियों पर आप इस तरह से लांछन लगाएंगे तो प्रधानमंत्री का दायित्व है वो इस बात को, उसका बचाव करेंगे, वो उसके बाद की विश्वसनीयता और फिर उसको आधार बनाएंगे। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने ईडी का, ईडब्ल्यूओ का, आयकर विभाग का और सीबीआई का एक तरह से उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि स्वतंत्र एजेंसी है, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं। आप राजनीतिक लाभ के लिए उसके जो है चरित्र पर सवाल, एजेंसी के ऊपर सवाल न खड़े करें। और शायद इसी वजह से उन्होंने ये उदाहरण दिया था कि शराब घोटाले में हमने नहीं किया था, ये मांग की गई थी। तो आपने ही मांग की थी, तो एक जगह आपकी मांग जायज़ हो जाती है, एक जगह आपकी मांग नाजायज़ हो जाती है। अब जब दोनों साथ हो जाते हैं तो फिर क्या है कि जिस एजेंसी पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। तो ये तरीका ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री ने जो है वो किया है, वो अपने दायित्व का निर्वाह किया है। राजनीति इस पर प्रदेश में होगी, ये तो तय बात थी, ये हम भी मानते हैं। और आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। जो घोटाला है वो एजेंसी ही जांच करेगी, आरोप कोई भी लगा ले और फैसला कोर्ट ही करेगा। ये राजनेता भी इस बात को जानते हैं। बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है इस पर जांच करना, क्योंकि 2000 करोड़ से ज़्यादा का ये घोटाला है और इसमें आरोपी सामने आए, जांच तेज़ हो, ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। फिलहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सियासत में शराब, आगे भी हम देखेंगे कि इस पर सियासत होती रहेगी, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, कई महीनों से देख रहे हैं कि ये जो शराब घोटाले का मामला है छत्तीसगढ़ में बार बार उठता आ रहा है और एक बार फिर से इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है। आगे इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, कौन से बड़े नाम सामने आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहें एशियन न्यूज़। नमस्कार।